Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे सिनोली एक्सकेवेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर देश में घटते जीडीपी और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों को हटा दिया जाए या फार्मर बिल और उनके प्रोटेस्ट के मुद्दों को हटा दिया जाए, देशद्रोह के मुद्दों को हटा दिया जाए, तो अगला जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय देश में रहा है वो है सिनोली एक्सकेवेशन। मैं आपको बता दूं कि सिनोली एक एंशिएंट साइट है और इसमें हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे हमें एक बार फिर से अपने विचारों में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है, जो हम रखते थे हमारी पुरातन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग उसी समय की ये जो एक्सकेवेशन है ये हमारे सामने आई है और इसमें हमारे सामने ऐसा क्या आया है जिससे हमारे विचार पूरी तरह बदलने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में डिस्कवरी ने इसके ऊपर एक शो भी बनाया था जिसे खुद मनोज वाजपेयी ने होस्ट किया था, और क्योंकि वो शो जो है पेड है तो हम आपको सिनोली के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। एक और बात, इस वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको और अच्छा लगता है तो भैया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको इसमें कोई खास बात है जो आपको ज्यादा अच्छी लगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिनोली एक्सकेवेशन। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो ये बात करते हैं हम सिनोली एक्सकेवेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिनोली एक छोटा सा गांव है यूपी के बागपत जिले में। अगर हम बात करें दिल्ली से इसकी दूरी की तो दिल्ली से तकरीबन 67 किलोमीटर दूर है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सिनोली के अंदर खेती होती है, ये एक गाँव है और खेती करते समय यहाँ के किसानों को कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो ऐसा लग रहा था कि इस समय की नहीं है, और इसी तरह धीरे धीरे ये बात जंगल की आग की तरह फैलने लगी पूरे गांव के अंदर। गांव से ये बात जो है फैलती फैलती एएसआई के कानों में भी पड़ी और इस पूरे प्लान की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले ली एसके मंजुल साहब ने। एसके मंजुल साहब जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैं और इन्होंने ये पूरी जो एक्सकेवेशन साइट है ये उन्होंने अपने कब्जे में ले ली शासन की मदद से, और इनका साथ इसमें दिया अरविंद मंजुल ने, जो कि सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इन्हीं दोनों की टीम ने जो है पूरी इस एरिया को एक तरह से एक्सकेवेट किया और बहुत ही ध्यान से एक्सकेवेट किया इन्होंने, और इस पूरी एरिया के एक्सकेवेशन में इनके सामने जो भी निकल कर आया वो काफ़ी शॉकिंग था अपने आप में। वो अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त तरह की खोज है जो इन्हें मिली है। लेकिन इससे पहले कि हम इनकी खोज के बारे में बात करें, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जरूर जाकर इसे देख लेते हैं पास्ट में कि क्या 2018 से पहले भी इस साइट के बारे में हम जानते थे। जी हाँ, हम इस साइट के बारे में 2003-2004 से जानते हैं। 2003-2004 से इसमें जो है एक्सकेवेशन शुरू हो गई थी, लेकिन वो एक्सकेवेशन 2006 में बंद कर दी गई। ये जो एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई जो है ये डीवी शर्मा जी की लीडरशिप में हुई थी, और इस एक्सकेवेशन के दौरान इन्हें 116 बरियल साइट्स यानी कि अंत्येष्टि स्थल मिले। 116 बरियल साइट्स, ये एशिया में मिलने वाली सबसे बड़ी बरियल साइट्स में से एक है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बरियल साइट है। तो इसीलिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेक्रोपोलिस इसे बताया गया। और 116 बरियल साइट्स मिलने के बाद में इसको किन्हीं अननोन रीजंस की वजह से, अज्ञात कारणों की वजह से 2006 में इस खुदाई को रोक दिया गया। 2018 में एक बार फिर से ये खुदाई शुरू हुई जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, और उस खुदाई में हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई और अब हम सिलसिलेवार ढंग से उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये खुदाई जो है इसमें हमारे सामने निकल कर आए, अगर मैं ग्रुप में बात करूँ तो कुछ बर्तन निकल कर आए जिसे ऑकर कलर्ड पॉटरी भी कहा जाता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी से थोड़ी सी अलग है रंग के मामले में और उनसे ज़्यादा डिटेल्ड भी है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें मशीन से बनाया गया, ये इतनी परफेक्टली बनी हुई पॉटरी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मशीन से बनाई गई है। दूसरी बात, यहाँ पर और भी कॉपर के बर्तन निकले हैं, लेकिन जो सबसे खास चीज़ यहाँ मिली है वो है यहाँ मिलने वाले हथियार। इस खुदाई के अंदर बहुत से हथियार मिले हैं, लगभग सभी बरियल साइट्स के साथ में इसमें हथियार निकले हैं, यानी कि जिन भी लोगों को दफनाया गया था
उनके साथ में हथियार भी दफनाए गए थे। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमारे विचार ये थे कि ये पूरी तरह से एक व्यापारिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हथियारों का ना मिलना या बहुत कम मिलना ये दर्शाता है कि इस सभ्यता में किसी भी तरह की कोई जंग, किसी भी तरह का कोई वॉर, किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई है। तो अगर वहां लड़ाइयां नहीं हुई तो हथियारों का कोई काम भी नहीं था, इसीलिए वहां पे हथियार भी नहीं पाए गए। तो हथियार नहीं मिले, इस सूरत में एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को हमने मान लिया था कि ये पूरी तरह से एक व्यापारिक सभ्यता है। लेकिन सिनोली के एक्सकेवेशन में हमारे सामने हथियार निकल कर आए हैं, और वो भी बहुत भारी मात्रा में। हालांकि वह हथियार जो हैं ये लोहे के बने हुए नहीं हैं, मैं आपको बता दूं, ये कॉपर के बने हुए हथियार हैं जो हमारे सामने आए हैं। लेकिन ये हथियार बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। क्वालिटी से मेरा मतलब है कि इनका डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। इनका डिज़ाइन बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कि जंग में लड़े जाने वाले हथियारों का होता है। बहरहाल आगे अगर हम बात करें तो इसमें एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स भी निकली हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स होती हैं इंसानों जैसी आकृतियां जो बनाई जाती हैं, कुछ ऐसे डिज़ाइन जो इंसानों जैसे दिखते हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पे डिज़ाइन किया जाता है, इन्हें एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर कहा जाता है। तो इस तरह की एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स भी यहाँ पे बहुत सी निकली हैं। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑकर कलर्ड पेंटिंग भी निकली है और कई ताबूत भी मिले हैं। ये लकड़ी के ताबूत थे। इन लकड़ी के ताबूतों में क्या मिला उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में इसे कंपेयर क्यों कर रहे हैं। देखिए, सिनोली साइट पे जो भी चीज़ें मिली हैं, जब इस साइट की कार्बन डेटिंग की गई, मैं आपको बता दूं कि कार्बन डेटिंग चीज़ों की उम्र पता करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है, एक वैज्ञानिक जो है तरीका होता है, जिसके थ्रू हम चीज़ों की जो उम्र है, जो एज है, उसके बारे में पता करते हैं। और जब हमने इस पूरी साइट की कार्बन डेटिंग की तो हमें पता लगा कि आज से तकरीबन 4,500-5 हज़ार साल पुरानी है। और ये तकरीबन तभी का वक्त है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, यानी कि ये 1800 BC, ईसा से 1800 वर्ष पूर्व की ये साइट है। ये उस समय मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड थी, ये हम कह सकते हैं। तो इसीलिए इंडस वैली साइट के बराबर उसी समय, जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन एक तरफ जो है फ्लरिश कर रही थी, फल फूल रही थी, उसी समय सिनोली भी फल फूल रही थी। इंडस वैली के बारे में हमारे विचार थे कि ये पूरी तरह से व्यापारिक है, जबकि सिनोली साइट को देख के ऐसा लगता है कि ये जो साइट है ये पूरी तरह से सोल्जर्स की साइट है। यहाँ पर सिर्फ सैनिक या लड़ाके रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ताबूत मिले हैं उन ताबूतों के अंदर हमें हथियार मिले हैं। कौन कौन से हथियार मिले हैं ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। आगे हम बात करते हैं कि डिटेल में अगर हम जाने कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ें मिली हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इस एक्सकेवेशन के अंदर हमें कॉपर वेपन्स मिले हैं, जिसमें हार्पून्स, एंटीना स्वॉर्ड्स, रिंग्स, शील्ड्स ये शामिल हैं। एंटीना स्वॉर्ड्स 2 मुंह निकले हुए होते हैं उसमें पीछे की तरफ, और एक लंबी तलवार होती है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं एंटीना स्वॉर्ड को, ठीक है। और इसी के साथ साथ हार्पून और अलग अलग तरह के हथियार यहाँ पर मिले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ मिली है वो है यहाँ पे शील्ड। ये बहुत ही कम ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके अंदर शील्ड मिली है। हालांकि शील्ड का इस्तेमाल, ढाल का इस्तेमाल कई सिविलाइजेशंस में बताया जाता है, उनकी पौराणिक कथाओं में बताया जाता है, माइथोलॉजी में बताया जाता है, मगर उनका देखा जाता है कि वो शील्ड्स ज़्यादातर मिली नहीं है, पुरानी साइट्स पे मिली नहीं है, खुदाई में मिली नहीं है। लेकिन सिनोली के अंदर जो शील्ड है वो पाई गई है, और इस शील्ड का डिज़ाइन आर्ट जैसा है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मिली है ऑकर कलर्ड पेंटिंग, ऑकर कलर्ड पॉटरी, माफ़ कीजिए। और उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मिली है वो मिली है 4 लेग्ड कॉफिन। ये वैसा कॉफिन नहीं है जैसा आजकल आप देखते हैं, जैसा आपने उस कॉफिन डांस में देखा, ये उस तरह का कॉफिन नहीं है। ये कॉफिन कुछ खाट जैसा लगता है, खाट जिस पर हम बैठते हैं, ये खाट जैसा कुछ कॉफिन लगता है। इसमें 4 पाए हैं। सवाल ये उठता है कि ये आज तक बचा हुआ कैसे रहा, डिके क्यों नहीं हुआ, मिट्टी क्यों नहीं हो गया। तो इसके अंदर इन्होंने बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसमें कॉपर की प्लेट्स लगाई हैं, यानी कि कॉपर कोटिंग भी की हुई है। कॉपर कोटिंग के अलावा स्टरलाइट कोटिंग भी इन ताबूतों के ऊपर दिखती है हमें, और स्टरलाइट और कॉपर की वजह से ही ये ताबूत बचे रहे लंबे समय तक। कमाल की चीज़ ये है।
और इन ताबूतों के अंदर जो मिला है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर हथियार निकले हैं, और हथियार निकलना ताबूतों के अंदर ये शो करता है कि ये जो इस ताबूत में दफन है ये डेफिनेटली कोई ना कोई वॉरियर या फिर कोई सैनिक रहा होगा। इसका मतलब ये है कि सिनौली कोई व्यापारिक सभ्यता का हिस्सा नहीं है, सिनौली पूरी तरह से लड़ाकों की सभ्यता है। तो ये सब चीज़ें इन कॉफिन्स के अंदर मिली है। सबसे ख़ास चीज़ इन कॉफिन्स के अंदर ये है कि इसमें महिलाओं के भी कई जो है कॉफिन्स मिले हैं, और महिलाओं की लाशों के साथ में भी हथियार मिले हैं। तो इससे हम दो तरह के कयास लगा सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तौर पे तो सब एक ही तरह का कयास लगा रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि महिलाएं भी वॉरियर्स रही हो। अब तक अधिकतर सभ्यताओं में महिलाओं का वॉरियर होना नहीं पाया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब सिनौली के अंदर महिलाओं के जो ताबूत मिले हैं उनके अंदर उनके लाशों के साथ में हथियार मिले हैं। तो ये हथियार मिलना कई बातों की तरफ हमारा ध्यान दर्शाता है। महिलाओं के जो ताबूत मिले हैं उनकी लाशें जो हैं उनकी एंकल्स नीचे से कटी हुई हैं, नीचे से जो पैर होता है उसको नीचे से काट के और फिर इन्हें दफनाया गया था। इसका कारण हालांकि समझ में नहीं आया है, लेकिन हो सकता है या तो ये महिलाएं वॉरियर रही हों खुद, या फिर इनके पति के मरने के बाद में इन्हें दफनाया गया है। इनके मरने मतलब इनके पति हो सकता है पहले ही मर गए हों, तो उसकी वजह से तलवारों के साथ में इन्हें दफनाया गया। इसकी कोई भी जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि ये महिलाएं वॉरियर थी, ये महिलाएं भी सोल्जर थी, यानी कि उस समय सिनौली के अंदर महिलाएं भी लड़ाई में बराबर पुरुषों के बराबर ही हिस्सा लिया करती थी। इस तरह की चीज़ें मिली हैं। अगर हम बरियल साइट्स को डिवाइड करें तो 3 तरह की बरियल साइट्स मिली हैं। इनको नेम भी किया है इन्होंने। पहली जो बरियल साइट है वो होती है सिंबॉलिक बरियल साइट, दूसरी प्राइमरी बरियल, और तीसरी मिली है सेकेंडरी फ्रेगमेंटेड बरियल साइट। पहली है सिंबॉलिक बरियल साइट, दूसरी है प्राइमरी, और तीसरी है सेकेंडरी बरियल साइट। मैं आपको बता दूं कि सिंबॉलिक बरियल साइट, जैसा कि इसका नाम है, ये सिर्फ सिंबल है एक तरह से। हो सकता है कि सोल्जर की बॉडी ना मिलने के केस में उससे जुड़ी हुई चीज़ों को इसके अंदर दफनाया गया है। मतलब इसमें पॉटरी मिली है, हथियार मिले हैं, लेकिन कोई लाश नहीं है। इस तरह की बरियल साइट के अंदर, इस तरह के ताबूत के अंदर कोई लाश नहीं मिली। दूसरी जो है वो है प्राइमरी बरियल साइट, जिसके अंदर बाकायदा एक सोल्जर की जो है लाश है और उसे उसके हथियारों के साथ में दफनाया गया था। और तीसरी है सेकेंडरी बरियल साइट, जिसमें अलग अलग सोल्जर्स के जो अलग अलग टुकड़े हैं, एक से ज़्यादा कंकाल पाए गए हैं, तो उन जो अलग अलग टुकड़े जो हैं वो उसमें मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी हो सकता है कि एक सोल्जर की ना हो, एक से ज़्यादा सोल्जर्स को इसमें दफनाया गया हो। तो इस बारे में कुछ ज़्यादा मोटे तौर पे कहा नहीं जा सकता। तो ये 3 तरह की इसमें बरियल साइट्स मिली हैं। लेकिन हमारा जो ध्यान जा रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ जा रहा है जो सिनौली के अंदर मिली है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिनौली में मिली है ये है रथ, चैरियट। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब हिंदुस्तान के अंदर किसी एंशिएंट साइट के अंदर रथ मिला है। देखिए, रथ का जिक्र हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो माइथोलॉजी है, उसके अंदर तो हम बहुत देखते हैं। चाहे महाभारत हो या रामायण हो, हम उसमें रथों का जिक्र देखते हैं। लेकिन आज तक कोई रथ मिला नहीं था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब सिनौली के अंदर रथ मिला है। और ये रथ कुछ कुछ वैसा ही दिखता है जैसा आपको B.R. चोपड़ा जी की महाभारत में दिखाया गया है। ये रथ बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली बहुत ही फिट है। इस रथ के मिलने से एक चीज और सवाल जो है हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि इस रथ को खींचता कौन था? क्या इस रथ को बैल खींचते थे या इस रथ को घोड़े खींचते थे? आप कहेंगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया, रथों को तो घोड़े ही खींचा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि इंडस वैली में जो अब तक हमने पढ़ा है, सिंधु घाटी में अब तक जो हमने पढ़ा है, वो यही पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े नहीं पाए गए। हमारे पास में एक थ्योरी है कि घोड़े आर्यंस के साथ में आए थे। हम एक थ्योरी जो पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता में कि वैदिक सभ्यता आर्यंस के आने के बाद भारत में शुरू होती है, और वैदिक सभ्यता शुरू होने के साथ में ही घोड़ों का मिलना भी पाया जाता है। यानी कि घोड़े आर्यंस के साथ में आए थे, लड़ाके भी आर्यंस के साथ में ही हिंदुस्तान आए थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद में जो वैदिक सभ्यता शुरू होती है, उसी में हम लड़ाके और घोड़े और हथियार, ये तीनों एंटिटीज हमें मिलती हैं वैदिक्स में। लेकिन सिनौली ने उन सभी चीज़ों के ऊपर पानी फेर दिया, उन सभी विचारधाराओं को पूरी तरह बदल के रख दिया है। क्योंकि अगर रथ था तो रथ तो घोड़ा ही खींचेगा। उस रथ का डिजाइन बैल के खींचने जैसा नहीं है, इस रथ को घोड़ा ही खींच सकता है। तो इसका मतलब यह है
कि सिंधु घाटी में घोड़ा ना मिलने की जो बात है वो पूरी तरह गलत है। तो घोड़ा ही इस रथ को डेफिनेटली खींचता रहा होगा, तो रथ का मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे महत्वपूर्ण जो खोज है इस पूरी साइट के अंदर वो है ये रथ। ये रथ अभी भी प्रोटेक्टेड है। आप स्क्रीन पे दोनों फोटोज देख सकते हैं। पहली फोटो तो वो जिसमें ये रथ जो है जैसा मिला है उसके हालात आप देख सकते हैं, काफ़ी बुरी हालत में हालांकि। और दूसरा जो ग्राफिकली डिज़ाइन इसका जो बनाया गया है रथ का, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये रथ बहुत ही शानदार रथ है और ये इतना छोटा और कॉम्पैक्ट है कि लड़ाई के हिसाब से बिल्कुल फिट है। अगर हम इस रथ की बात करें, बिल्कुल फिट रथ है, पूरी तरह से इसे लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये छोटा है और लाइट वेट है। इसमें 1 या 2 लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस रथ के अंदर सवार हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें सिनोली एक्सकेवेशन में मिली है। फिलहाल ये एक्सकेवेशन रोक दी गई है क्योंकि अभी तक के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मिल गई हैं, लेकिन दोबारा इसके आसपास का इलाका ज़रूर खंगाला जाएगा मुझे लगता है ASI के द्वारा, और उसके बाद में ही हम मोटे तौर पे कुछ कह सकते हैं। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ताबूत भी मिला है जिसे ASI ने बड़ी मुश्किलों से प्रोटेक्ट करके ज़मीन से अलग करके निकाल लिया है। फिलहाल इस ताबूत को ASI अपने साथ में ले गया है स्टडी करने के लिए। इसे अभी तक खोला नहीं गया है। अगर इसे केयरलेसनेस के साथ में खोला जाएगा तो इसमें जो भी चीज़ इसके अंदर है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है पूरी तरह से, और इसीलिए इसे ASI अपने साथ में लेकर गया है। इसे POP से पहले प्रोटेक्ट किया, उसके बाद में इसे बाहर निकाला है ताकि कोई टूट फूट इसके अंदर किसी भी तरह की ना हो जाए। किसी भी तरह से जो वो एविडेंस है या किसी भी तरह से वो जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए ASI ने बड़े ध्यान से इसे जो है अलग कर लिया है ज़मीन से, और ये अब अपने साथ में इसे ले गए हैं। इसकी फोटो आप देख सकते हैं। इसे अभी तक नहीं खोला गया है। तो फ्रेंड्स, जिस दिन भी इसे खोला जाएगा, इसके अंदर से क्या निकलता है, इसके अंदर किसकी लाश निकलेगी, वो हमारे लिए देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हो सकता है कि 2 लाशें हों, 1 से ज़्यादा हो, या फिर ये हो सकता है कि ये इस पूरे जो साइट का जो हेड जो रहा होगा उस समय, उसकी जो है लाश इस ताबूत में निकले, ये भी हो सकता है। उससे जुड़ी हुई कई चीज़ें भी निकलेंगी। तो हम इस बात पे अब नज़र रखेंगे कि इस ताबूत में से क्या निकलता है। तो आप हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि जिस दिन भी ये ताबूत खुलेगा और इसके बारे में ASI पब्लिकली इंफॉर्मेशन रिलीज़ करेगा, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो तब तक के लिए मैं और आप दोनों सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं कि ये ताबूत कब खोला जाए। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको सिनोली के सभी फैक्ट्स बता दिए हैं कि सिनोली में क्या मिला है, कैसे मिला है, और उन सब चीज़ों से क्या क्या हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब हम सिनोली के माइथोलॉजी के साथ में संबंध के बारे में बात करते हैं। क्या वाकई में हिंदुस्तान की पौराणिक कथाओं के साथ में सिनोली का संबंध है? तो ये बात बहुत ही फैसिनेटिंग सी बात है हमारे लिए कि अगर ऐसा कोई संबंध हो और हमारी पौराणिक कथाएं असल में पौराणिक ना होकर हिंदुस्तान का इतिहास हो, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कारण हैं मेरे पास में जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो हम अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में हम ऐसे वंशों के बारे में बात कर रहे हैं, और स्पेशली जो कुरुवंश जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं महाभारत में, जिस कुरुवंश का जिक्र महाभारत में किया हुआ है वो योद्धाओं का वंश है। और बाकी भी जो वंश उसके बारे में उसमें बताए गए हैं, चाहे वो यदुवंश हो या कुरुवंश हो, चंद्रवंशी राजपूत, चंद्रवंशी क्षत्रिय, ये सभी योद्धा हैं। इन सभी का योद्धा होना दिखाया गया है महाभारत के अंदर। इसके अतिरिक्त महाभारत में रथों का बहुत ज़बरदस्त प्रयोग दिखाया गया है कि उस समय रथ प्रयोग में लाया करते थे। उसके अलावा तलवारें इस्तेमाल की जाती। उसके अतिरिक्त जो महाभारत का एरिया बताया गया है, कुरुवंश की जो लोकेशन है वो बताई गई है गंगा यमुना द्वाब के आसपास की लोकेशन। वो कुरुक्षेत्र के आसपास का वो एरिया, कुरुक्षेत्र वैसे हरियाणा में है मगर यूपी से ज़्यादा दूर नहीं है, और जिस एरिया में हम लोग विसिनिटी मानते हैं, जो महाभारत में दिखाया गया है कि उसमें गंगा भी दिखाई गई है, उसमें यमुना भी दिखाई गई है, तो महाभारत के अंदर जो गंगा यमुना दोआब के रीजन के आसपास की जो बात की गई है, उसके हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर महाभारत हुई होगी तो गंगा यमुना दोआब के आसपास ही हुई होगी। और कमाल की बात यह है कि सिनोली जो साइट है वो भी गंगा यमुना दोआब
एरिया में ही आती है। तो कहीं इसका कुरुवंश या महाभारत से कोई गहरा नाता तो नहीं है? हो सकता है। इसकी संभावनाएं तो हमें कहीं ना कहीं दिखती ही हैं। हम अब तक ये मानते आए हैं कि महाभारत और रामायण जो है वो केवल पौराणिक काव्य हैं, पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें लिखा गया था एक तरह से 300 AD के आसपास गुप्त वंश के दौरान इन सबको लिखा गया था। लेकिन कहीं अगर ये सच निकलती हैं तो वैदिक काल से भी पहले की घटनाएं हैं ये। अगर ये सच निकलती हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है, लेकिन हो सकता है कि वाकई में कोई अर्जुन रहा हो, वाकई में कोई द्रोणाचार्य रहे हों, वाकई में कोई भीम रहा हो। तो इसकी संभावनाएं तो हमें अपने आप में दिखती ही हैं। बहरहाल बाकी की जानकारी हमें तभी मिलेगी जब इस साइट को और ज़्यादा एक्सकेवेट किया जाएगा, इसमें और ज़्यादा खुदाई होगी तो और राज खुलेंगे और सच्चाइयाँ सामने आएगी। तो चलिए, सिनौली की बात यहीं तक थी। अब इसके बाद में अगर उस आखिरी ताबूत को खोला जाता है और उसमें से कुछ ज़बरदस्त निकलता है, उसकी जानकारी जब भी ASI जो है पब्लिक करेगी, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। उसके साथ में सिनौली के जो बाकी लिंक्स हैं, जो बाकी सभ्यताओं के साथ में संबंध है, उन्हें भी खंगाला जाएगा। तो हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप सिनौली के बारे में क्या सोचते हैं। इंडस वैली से इसे कंपेयर किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मर्केंटाइल सिविलाइजेशन थी, यानी कि एक व्यापारिक सभ्यता थी, लेकिन सिनौली के अंदर तो वॉरियर्स मिले हैं। तो असल में किस तरह की रिलेशनशिप रही होगी हड़प्पा और सिनौली के बीच में, या मोहनजोदाड़ो और सिनौली के बीच में, या फिर बनावली और सिनौली के बीच में, तो ये हमारे लिए देखने वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, तो जब भी ASI इसके बारे में और ज़्यादा खुलासा करेगा तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और आपको जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चे पर्सनल ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हैं हमसे, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर वो चाहें तो हमें हमारे ऑफिशियल मेल ID के ऊपर मेल करके भी अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का ट्यूशन चाहिए। ठीक है, और फिर हम और उसमें आप अपना नंबर ज़रूर दें ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। अगर आपको हमसे कोई भी हेल्प चाहिए इस रिगार्डिंग तो आप मांग सकते हैं। मैं खुद भी आपकी ऑनलाइन होम ट्यूशन 1-to-1, मतलब ये किसी तरह की क्लास नहीं है, किसी तरह का कंप्लीट क्लासरूम इसमें नहीं होगा। 1-on-1 ट्यूशन का मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली आपको पढ़ाऊंगा, आपके अलावा और कोई क्लास में नहीं होगा शामिल। दूसरा, तो अगर आपको ये पर्सनल होम ट्यूशन, अगर ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास में और भी फैकल्टीज़ हैं। केवल 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11th, 12th साइंस, मैथ्स या कॉमर्स या आर्ट्स, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 9th, 10th के बच्चे सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको हमसे जो है ये ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए तो आप हमें हमारे मेल ID के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ आप अपना नाम, अपनी एक ID, आधार कार्ड या कोई और ID आपके पास में हो, वो आपका फ़ोन नंबर, ये उसके ऊपर आप ज़रूर लिखकर जो है हमें भेज दें। और हमारे पास में टीचर्स की जिस तरह से भी अवेलेबिलिटी होगी हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।